हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। दोस्तों, आज मैं यूपी टेट 2013 का सॉल्व पेपर लेकर आया हूं, जो कि 27 जून 2013 को आया था, जिसमें आज मैं सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। तो ऑप्शन दिया है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन एक होगा, विश्वसनीयता। ठीक है, किसी मापक उपकरण के लिए विश्वसनीयता सर्वाधिक वांछनीय लक्षण है। विश्वसनीय तकनीक से समान स्थितियों के अंतर्गत बार बार मापन से समान परिमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। इसी में नेक्स्ट कह रहा है कि विश्वसनीयता किसी मापन तकनीकी की स्थिरता के परिमाण के बारे में कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, थ्रष्टता निकट निम्न में से किसके मापन से संबंधित। ऑप्शन दिया बुद्धि के मापन से, अभिवृत्ति, मूल्य, व्यक्तित्व। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा अभिवृत्ति। ठीक है, थ्रस्टन तथा लिकर्ट अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हैं। थ्रस्टन अभिवृत्ति मापनी में किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति विचार व्यक्त करने वाले अनेक कथन एकत्रित किए जाते हैं। लिकर्ट अभिवृत्ति मापनी क्या है? थ्रस्टन मापनी से अधिक लोकप्रिय है। इस मापनी से थ्रस्टन मापनी से अधिक कथन प्रयुक्त होते हैं और निर्णायकों द्वारा कथन को अपनी मूल्य देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। ऑप्शन दिया सृजनात्मकता का, अभिप्रेरणा का, रुचि का, बुद्धि का। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा सृजनात्मकता। ठीक है, उत्सुकता परीक्षण सृजनात्मकता का घटक है। उत्सुकता के कारण व्यक्ति भिन्न भिन्न पहलुओं पर भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन करता है। यही कारण है कि सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमारा, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। मौलिकता नहीं है, प्रवाह नहीं है, या मितव्ययिता नहीं है, या उपयोगिता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा मितव्ययिता। ठीक है, ये सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। मौलिकता से तात्पर्य क्या होता है कि समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति द्वारा की गई क्रियाओं से होता है। ठीक है, इन भिन्न भिन्न क्रियाओं में से कोई एक क्रिया समस्या का समाधान कर पाने में सक्षम होती है, तो ऐसा समझा जाता है कि व्यक्ति में मौलिकता का गुण है। ठीक है, कि प्रवाह से तात्पर्य अनेक तरह के विचारों की खुली अभिव्यक्ति को कहा जाता है। प्रवाह का संबंध शब्द साचर स्थापित करने तथा शब्दों की अभिव्यक्ति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गैगने निम्न में से किससे संबंधित हैं। ठीक है, गैगने जो है निम्न में से किससे संबंधित। ऑप्शन दिया अधिगम का श्रेणी क्रम से, अधिगम से सिद्धांत, अधिगम से मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अधिगम का श्रेणी क्रम से। ठीक है, अधिगम के श्रेणी क्रम में सभी 8 प्रकार के सीखने की एक खास विशेषता यह है कि सभी श्रृंखलाबद्ध क्रम में होते हैं, यानी ठीक है हायरार्किकल ऑर्डर में होते हैं। यहाँ पर एक पिरामिड दिया गया है जिसमें समझाया गया है कि जो गैगने ने जो श्रेणी क्रम दिया वो किस प्रकार से दिया। सबसे पहले सांकेतिक को सीखना, फिर उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, फिर सरल श्रृंखला का सीखना, शाब्दिक साचर्य सीखना, विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना, नियम सीखना, समस्या समाधान सीखना। ठीक है, नीचे से ऊपर के लिए इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य। ऑप्शन दिया है बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, कलानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित, कलानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, और 4 दिया है बौद्धिक तथा कलानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न का विकल्प, क्वेश्चन नंबर 3 का जो विकल्प राइट होगा वो होगा 3। ठीक है, कलानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित होता है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है बुद्धिलब्धि का वो होता है बुद्धिलब्धि इजिकल टू मानसिक आयु अपान तैथिक आयु, यानी जो बायोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल एज होती है, MA/CA/100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। सृजनात्मकता के, अभिरुचि के, व्यक्तिगत के, दबाव के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा व्यक्तित्व मापन के। ठीक है, व्यक्तिगत मापन के 16 PF है, यानी 16 पर्सनालिटी फैक्टर। ठीक है,
का प्रयोग व्यक्तिगत मापन में किया जाता है, व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। इस परीक्षण का निर्माण कैटल ने किया था। किसने किया था? कैटल ने किया था, ध्यान रखना। इस व्यक्ति के 16 शील गुणों को मापा जाता है। कैटल ने इन शील गुणों को 3 प्रकार के प्रमुख शील गुणों, चित्त प्रकृति शील गुण, क्षमता शील गुण और गत्यात्मक शील गुण का समावेश किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का जो तरल मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया था? ऑप्शन दिया, कैटल ने दिया था, गिलफर्ड ने दिया था, थ्रस्टर ने दिया था, दबाव ने दिया था। ठीक है, तो बुद्धि का जो तरल मोज़ेक मॉडल वो रेमंड कैटल ने दिया था। ऑप्शन हमारा 1 राइट होगा। दिया था रेमंड कैटल के अनुसार जी कारक के अतिरिक्त बुद्धि के 2 अन्य कारक होते हैं, एक तरल और ठोस बुद्धि होती है। ठोस बुद्धि का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जहाँ आदतें तय हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और इसी का पॉइंट दिया है क्वेश्चन नंबर 8 का ही बुद्धि का। प्रश्न के अन्य विकल्पों से गिलफर्ड द्वारा बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, थ्रस्टन द्वारा समूहकारक सिद्धांत का स्पीयरमैन द्वारा द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, थ्रस्टन ने कौन सा दिया था? समूहकारक सिद्धांत दिया था। गिलफर्ड ने बुद्धि का बहुकारक दिया था और यहीं पर स्पीयरमैन ने जो दिया था वो द्विकारक दिया था। याद रखना इतना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक विकसित होगा? ठीक है, तो खेल के मैदान में, सभागार में, घर में या विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्यालय तथा कक्षा में। ठीक है, विद्यालय और कक्षा में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। सबसे उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चे संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, प्रत्याहान, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कणा जैसी संज्ञानात्मक क्रियाएं करके संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर उसका रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण और पुनर्लाभ तथा उसका समुचित प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बच्चे संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा स्थान क्या है बच्चे का? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ऑप्शन 4 हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अभिप्रेरणा के स्रोत का कौन कौन से हैं? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन दिया है कि आवश्यकता है, चालक, प्रेरक, इच्छा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा आवश्यकता। ठीक है, ये हमारा स्रोत है। जब हमारी नीड होगी तब हम किसी काम को करने में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, उसके लिए मोटिवेशन हमारे अंदर जगेगा, फ्लो होगा। ठीक है, आवश्यकता जो होती है वो अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में प्रथम कदम है। किसी वस्तु की अति या कमी आवश्यकता कहलाती है। ठीक है, आवश्यकता 2 प्रकार की बताए गए हैं। आवश्यकता कितने प्रकार के? 2। एक तो जैविक आवश्यकता, बायोजेनिक नीड, जैसे सामाजिक। दूसरी है सामाजिक आवश्यकता, सोशियोजेनिक नीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? सीखना कहा जाता है, सोचना कहा जाता है, क्रिया करना कहा जाता है, कल्पना कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सीखना। ठीक है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें सीखना कहते हैं। ठीक है, यही पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित है? ऑप्शन दिया है, स्मृति से संबंधित नहीं है। ठीक है, पहचान, धारण, पुनर्स्मरण, अनुभूति। ठीक है, अनुभूति कारक जो होता है वह स्मृति से संबंधित नहीं है। बाकी सीखना, धारण करना, पुनर्स्मरण, पहचान करना, लर्निंग, रिटेनिंग, रिकॉलिंग, रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये सब क्या है? स्मृति से संबंधित है। अनुभूति किसी विशेष अवस्था में होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? मैस्लो का जो मोटिवेशन थ्योरी है उसको क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है, या शारीरिक सिद्धांत कहा जाता है, या दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत कहा जाता है, या अंतर्नोद का सिद्धांत कहा जाता है? तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ नीड कहा जाता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1, आवश्यकता का सिद्धांत है। ठीक है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ नीड कहा जाता है। मैस्लो ने मानव जीवन की आवश्यकता को 5 भागों में विभाजित किया है। उनके अनुसार जब लोग निम्न स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो उसके बाद वे उच्च स्तर की ज़रूरतों के लिए प्रयास करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रधानाध्यापक, क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? ऑप्शन 1 दिया है, सत्ताधारी नेतृत्व होना चाहिए, प्रजातांत्रिक नेतृत्व या अहस्तक्षेपी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड राइट होगा, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। ठीक है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली बेहतर है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व में शिक्षक छात्रों से विचार विमर्श करते हुए छात्रों को विश्वास में लेकर अध्ययन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, छात्रों की कठिनाइयों पर विचार करते हैं एवं उनके साथ मित्रव्ययी सहयोगी एवं एकतापूर्ण संबंध बनाते हैं। शिक्षक कभी भी छात्रों पर अपने विचार, इच्छा एवं भावनाएं थोपते नहीं हैं। ठीक है, थोपते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना एवं उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि शैफर, हैडफील्ड या ड्रेवर या लैडेल। ठीक है, ये किसने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है? तो ये ड्रेवर ने कहा था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ड्रेवर। ड्रेवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसे में वर्गीकृत किया जा सकता है? ठीक है, चेस और कार्ड को। ठीक है, लड़ाई वाले खेल में, बौद्धिक खेल में, प्रायोगिक खेल में, गतिमान खेल में। तो चेस तथा कार्ड बौद्धिक खेल में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है? बौद्धिक खेल में। ऑप्शन 2 राइट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। चेस तथा कार्ड को बौद्धिक खेल में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अभिवृत्ति संप्रत्यय है। ऑप्शन संज्ञान परक, क्रियापरक, संवेगात्मक, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4। ठीक है, ये सभी। अभिवृत्ति में संज्ञान परक, क्रियापरक और संवेगात्मक और संप्रत्यय पाए जाते हैं। मतलब संज्ञान परक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, क्रियापरक भी होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक संप्रत्यय में व्यक्ति की जो अभिवृत्ति वस्तु के प्रति ज्ञान है तथा उसका अपना विश्वास समाहित होता है। ठीक है, और क्रियापरक में क्या होता है? क्रियापरक में संप्रत्यय में व्यक्ति के मन में वस्तु के प्रति एक नकारात्मक तथा सकारात्मक व्यवहार करने की तत्परता होती है। भावात्मक संप्रत्यय में व्यक्ति के मन में वस्तु के प्रति एक सुखद या दुखद भाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो एक या दो राइट है, या एक और दो दोनों राइट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता तथा अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मनोविज्ञान ने बुद्धि को भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया तथा निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट करने की क्षमता है। बुद्धि सीखने की भी क्षमता है, एबिलिटी ऑफ लर्निंग। बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की भी क्षमता है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बोरिंग ने सर्वप्रथम बुद्धि की औपचारिक परिभाषा प्रस्तुत की और कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा है कि मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि है अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि प्रेरणा का वही संबंध उपलब्ध से है जो अधिगम का किससे है? तर्क से है, चिंतन से है, बोध से है या विवेक से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बोध होगा। ठीक है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। ठीक है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। बोध से तात्पर्य वर्णन करना, वर्गीकरण करना, भेद करना, व्याख्या करना, प्रतिपादन करना, उदाहरण देना, अर्थापन करना, रूपांतरण करना, अनुवाद करना, ये सभी अधिगम से संबंधित कार्यपरक क्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है थॉर्नडाइक थे उनका व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? शारीरिक गठन या शक्ल सूरत है, रचनात्मकता और मौलिकता है, समायोजनता बुद्धि है, या चिंतन या कल्पना है? तो
तो व्यवहारवादी जो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, बेस है, वह क्या है? चिंतन और कल्पना है। राइट हमारा ऑप्शन होगा 4, ठीक है, चिंतन और कल्पना। थॉर्नडाइक का जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण, उन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया उसका आधार क्या है? चिंतन और कल्पना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीपकारी अवरोध, या प्रतिबोधित अवरोध, या प्रतिच्छायाती अवरोध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा प्रतीपकारी अवरोध, ठीक है। ये क्या है? भूलने का सिद्धांत है। इसका पॉइंट दिया है कि प्रतीपकारी अवरोध भूलने का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार नए सीखे हुए ज्ञान तथा अथवा विषय वस्तु और धारणा की जांच के मध्य में किसी अन्य ज्ञान तथा विषय वस्तु को सीखने पर नए सीखे गए ज्ञान की मात्रा में कुछ कमी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय भागनशा के, तनाव के, संबंध के, चिंता के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 3, ठीक है, संबंध के। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हमारा विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, मध्यावस्था को, वृद्धावस्था को। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा किशोरावस्था को, ठीक है। किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। जीएस हॉल के अनुसार किशोरावस्था में अधिक तनाव होने का कारण यह है कि किशोरों की प्रमुख अंतः प्रेरणाओं और परिवर्तनवाद बनाम रूढ़िवाद, संवेदनशील बनाम कठोरता आदि में घोर मानसिक संघर्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि पावलोव ने सीखने के संबंध अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन का जो प्रयोग था वो किस पर किया था? ठीक है, खरगोश पर किया था, चूहे पर किया था, कुत्ते पर किया था या बिल्ली पर किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पावलोव ने सीखने का अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, कुत्ते पर। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, कुत्ते पर किया था। पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था वह कुत्ते पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सीखने के वक्र क्या हैं? ठीक है, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, या सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, या सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या सीखने की रचनात्मक के सूचक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। ठीक है, सीखने का वक्र सीखने की मात्रा तथा अभ्यास के मंद संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन दिया विषय वस्तु का, विद्यार्थी की आयु का, वैयक्तिक भिन्नता का, विद्यार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वैयक्तिक भिन्नता का। ठीक है, अध्यापन के समय अध्यापक को वैयक्तिक भिन्नता का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया है हमारा कि जो शिक्षार्थी की रुचि, सीखने का स्तर, मानसिक स्तर, अभिक्षमता आदि का ध्यान रखते हुए शिक्षण करने से शिक्षार्थी एवं शिक्षक दोनों संतुष्ट होते हैं। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कर्ट लेवाइन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परस्परता कहते हैं, या रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, या संगति कहते हैं? तो कर्ट लेवाइन के अनुसार समूह में जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, गतिशीलता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य और किसमें घनिष्ठ संबंध है? अभिवृत्ति में है, या स्वीकार्यता में है, या बचने में है, समायोजन में? तो मानसिक स्वास्थ्य मूलतः वातावरण के विभिन्न पहलुओं के साथ संतोषजनक ढंग से समायोजन करने की क्षमता रखता है। किसका? समायोजन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में क्या है? घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? अधिगमकर्ता को, ठीक है, जो अधिगमकर्ता होता है उसको स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन दिया है कि संरचनावाद, या क्रियाशीलतावाद, या व्यवहारवाद, या सृजनशीलतावाद।
तो जो सृजनशीलतावाद होता है वह अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 होगा। सृजनात्मकता से व्यक्ति अभिसारी और अपसारी चिंतन करते हुए सामग्री एवं सूचना को इकट्ठा करता तथा उनका विश्लेषण कर अधिगम करता है। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? ठीक है, स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि है, विचार साचर्य विधि है, या एक या दो दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक और दो दोनों। मिश्रित विधि और विचार साचर्य विधि जो होती है वो स्मरण करने की विधियां हैं। मिश्रित विधि पूर्ण तथा अंश विधि का संयुक्त रूप है। पूर्ण विधि में याद किए जाने वाले पूरे पाठ को आरंभ से अंत तक बार बार पढ़ा जाता है। किसमें? पूर्ण विधि में। वहीं अंश विधि में क्या होता है कि याद किए जाने वाले पाठ को कई अंशों या कड़ों में बांटकर याद किया जाता है, मतलब थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। ठीक है। मिश्रित विधि क्या है? मिश्रित विधि में पहले पूर्ण विधि को प्रयोग कर कठिन अंशों का पता लगाया जाता है। पूर्ण विधि का मतलब शुरू से लास्ट तक पढ़ लेते हैं, उसमें कठिन अंश कौन से हैं उसका पता लगाया जाता है। फिर अंश विधि का सहायता से विषय सामग्री को समग्र रूप से याद कर लिया जाता है। ठीक है, याद कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि विचार साचर्य विधि किसी भी चीज़ को अकेले रूप में याद करने को विरोध करती है। अधिगम विषय को जितना संभव हो पूर्व अनुभव तथा दूसरी क्रियाओं एवं संबंधित वस्तुओं से साचर्य स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। उदाहरण के लिए ऐसे विभज्ञ और शब्द इंद्रधनुष के रंगों को याद करने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। साचर्य सीखने से स्मरण आसानी से हो जाता है। तो ये जो हमारा यूपी टेट 2013 का, जिसके मैंने आज सीडीपी के कुल 30 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया, ये पेपर यहाँ पर ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस पेपर के साथ। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही।